हाय एवरीवन। राजनीतिक सिद्धांत की हम राजनीतिक अवधारणाओं में हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ लिया है, समानता के बारे में पढ़ लिया है। अब हम न्याय के बारे में जानेंगे। न्याय शब्द से आप समझ रहे हैं यानी स्टेप वाइज, जब क्रमवार से चीज़ों को रखा गया है। पहले हमने स्वतंत्रता की बात की, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता भी समानता से जुड़ा हुआ है, और जब समानता रहेगी तो वहाँ पे न्याय यानी न्याय। अब न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय का अभिप्राय समाज के कल्याण के साथ व्यक्ति के आचरण को समरसतापूर्ण समन्वय है। सर्वमान्य का कल्याण न्याय का सार है। समाज एवं राज्य के जन्म से ही न्याय का प्रश्न सबसे पहले उत्पन्न हुआ। प्रारंभ से लेकर आज तक न्याय वितरण राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व बना हुआ है। न्याय के अभाव में समाज और राज्य में अराजकता फैल जाएगी। यानी स्वतंत्रता वह है यानी जहाँ पर आदमी स्वच्छंदता न प्राप्त करे, यानी दूसरों के हितों का हनन न करे, तभी तक तो वह स्वतंत्र है। जहाँ से दूसरों के हितों का दूसरों को हानि होती है या क्षति पहुँचाता है तो वहाँ स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। स्वतंत्रता एक सीमित अवधारणा है और ये एक दार्शनिक अवधारणा भी है। समानता भी हमने जब पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि ये आधुनिक अवधारणा तो है या राज्य के उदय से भी जुड़ी हुई है, लेकिन समानता या स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक के रूप में आया। और न्याय भी हमें वही मिल सकता है जहाँ एक न्याय के अभाव में समाज जो है क्या हो जाएगा, समाज और राज्य में अराजकता फैल जाएगी। विभिन्न विचारकों के द्वारा हम जो है, जैसे प्लेटो हुए, इनके द्वारा न्याय को संबंधित विचार देख लेते हैं। अरस्तु, थॉमस एक्विनास और कौटिल्य। हम विचारकों के विचार को इसलिए इसमें इंक्लूड कर देते हैं जिससे चीज़ें, यानी हम विचारों को पढ़ते क्यों हैं, विचारों से हमें प्रेरणा मिलती है। और न केवल प्रेरणा बल्कि उस समाज से संबंधित वो सारी चीज़ें हम जान पाते हैं और ये समझ पाते हैं, वहाँ से वो चीज़ें हम निकाल पाते हैं कि आज के समय में वो चीज़ें कितनी प्रासंगिक हैं और कितना सर्वमान्य है। तो प्लेटो के अनुसार अगर हम न्याय की बात करें तो प्लेटो के समय में प्रचलित विचारधाराओं में न्याय का अर्थ दो प्रकार से निकल के आता है। एक परंपरागत विचारधारा, दूसरा है योफिस्टो की विचारधारा। परंपरागत विचारधारा यानी सत्य बोलना, अपना ऋण चुकाना न्याय है, जबकि योफिस्टो की विचारधारा में ये है कि शक्तिशाली का हित साधन जो है वह न्याय है। प्लेटो ने जो ये इस तरीके से विचारधाराएं प्रचलित थी उसका जो है इन्होंने आलोचना किया और इन्होंने इस तरीके से न्याय बताया कि इन्होंने कहा कि न्याय वह सद्गुण है जो राज्य में तब भी विद्यमान रहता है जबकि बुद्धि, उत्साह और आत्मसंयम के सद्गुण उससे पृथक हो जाए, और अंतोगत्वा यही सद्गुण इन तीनों सद्गुणों के अस्तित्व के कारण रहता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के संबंध में बार्कर का मत यह है कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। जबकि हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने न्याय के दो भेद मानते हैं। इन्होंने माना है एक वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, दूसरा जो है वह सुधारात्मक न्याय। अगर हम देखें इनके जो है अगस्टाइन ने न्याय को परिभाषित करते हुए, हालांकि हमने अगस्टाइन के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने अगर वितरणात्मक, अरस्तु जो दो तरीके के न्याय बताए, वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय, उसमें उन्होंने यह कहा कि राजनीतिक पदों की पूर्ति नागरिकों की योग्यता और उनके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुरूप हो। जबकि सुधारात्मक न्याय में इनका यह मानना है कि एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंध को निर्धारित करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रखा जाए। थॉमस एक्विनास न्याय के संबंध में ये रोमन विधि शास्त्री हैं और इनका बहुत से सारे रोमन विधि शास्त्री जो है थॉमस एक्विनास का जो है समर्थन भी करते हैं। और तो इन्होंने इस तरीके से न्याय को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने यानी उसके और अपने अधिकार देने का यह निश्चित और सनातन इच्छा है। जबकि कौटिल्य को आप जानते हैं, इनकी बहुत ही फेमस कृति है अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने समुचित रूप से न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझते हैं और इनका जो विचार है वो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अगर जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय नहीं प्रदान करेगा वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इनका यह मानना है कि न्याय का उद्देश्य यह है कि प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक
तत्वों और अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना। कौटिल्य ने, जो इनकी बहुत ही फेमस ग्रंथ है अर्थशास्त्र में, 2 प्रकार के न्यायालयों का भी उल्लेख किया है। धर्मशास्त्रीय तथा कंटक शोधन की बात की है, जिन्हें वर्तमान समय में दीवानी या फौजदारी न्यायालय के लगभग समान माना जाता है। अब सालमंड के अनुसार अगर हम न्याय की बात करें तो उन्होंने 4 प्रकार से न्याय को बताया है। पहला प्राकृतिक या नैतिक न्याय, दूसरा वैधानिक न्याय, तीसरा सार्वजनिक न्याय और चौथा है निजी न्याय। यानी प्राकृतिक से आप समझ पा रहे हैं नेचुरल चीज़ें, यानी नेचुरल या एक मोरल की बात कर लें, यानी मोरलिटी वह होती है जो प्रत्येक समाज में सर्वमान्य होती है। हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए। यानी प्राकृतिक न्याय वह न्याय कहलाता है जो जीवन के अस्तित्व तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है, जबकि वैधानिक न्याय जो है वह यह न्याय की मान्यता और राज्य द्वारा उसके निर्मित कानून द्वारा दी जाती है। सार्वजनिक न्याय वह न्याय होता है जो न्यायालय द्वारा प्रशासित होता है। जब कभी भी 2 व्यक्ति या समूह अपनी शिकायतों को न्यायालय के सम्मुख ले जाते हैं और वहां से उस विवाद पर जो न्याय प्राप्त होता है वो सार्वजनिक न्याय कहलाता है। निजी न्याय, अब आप ये कुछ नया सा लग रहा है कि ये निजी न्याय यानी यह वह इस प्रकार का न्याय है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध निर्धारित करता है, यानी यह न्यायालय क्षेत्र से बाहर होता है, निजी न्याय कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति है रमेश और दूसरा व्यक्ति है महेश, व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लेता है और वह निजी न्याय का क्षेत्र है जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। परंतु यदि आज जो है यानी रमेश जो है महेश के व्यक्ति के रुपए को लौटाने से मना कर देता है, तब यह विवाद जो है सार्वजनिक न्याय का प्रश्न बन जाता है। यानी अगर मना कर देगा और वह उसे ले जाएगा तो सार्वजनिक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है निजी न्याय, सार्वजनिक न्याय, वैधानिक न्याय और प्राकृतिक न्याय है। न्याय के अन्य प्रकार की में बात कर लेते हैं। न्याय के अन्य प्रकार में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय यानी समाज के द्वारा समाज में प्राप्त होने वाली न्याय जो है वो सामाजिक न्याय कहलाता है, जिसमें जो है गरीब, अमीर, पिछड़े, विकसित आज सभी वर्गों को जो है, सभी व्यक्तियों को उनकी उन्नति को समान अवसर मिल सके। यानी जब हम आर्टिकल 17 पढ़ते हैं तो इसमें छुआछूत का निषेध किया गया है। आर्टिकल 46 में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों की शिक्षा की आधुनिक उन्नति करे और उन्हें जो है आर्थिक हितों की रक्षा करे। सरकार का यह भी दायित्व है कि वह सब प्रकार के शोषणों और सामाजिक अन्यायों से उनकी रक्षा करे। आर्टिकल 15 की बात करें तो इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह दुकानों, होटलों, सार्वजनिक आराम गृहों, भोजनालयों, तालाबों, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों में हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों के प्रवेश के लिए कोई अयोग्यता या रुकावट का शर्त है तो उनको दूर करें। परंतु सरकार इसमें तभी हस्तक्षेप कर सकती है यदि वह सार्वजनिक स्थान पर आम जनता के लिए हो या उनके लिए कुछ सरकारी सहायता मिलती हो। आर्टिकल 25 की बात करें तो इसमें हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थान, हरिजनों, पिछड़ी हुई जातियों और कभी यहाँ प्रवेश को यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। ये एक प्रकार से सामाजिक न्याय का ही रूप है। अगर आर्टिकल 29 में बात करें तो इसमें भी यह व्यवस्था की गई है कि चाहे वो पिछड़ी हुई जातियाँ हो, चाहे हरिजन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी के लिए राज्य जो है वो सहायता प्रदान करेगा कि वह शिक्षा संस्थानों में किसी प्रकार की धर्म एवं जाति के आधार पर प्रवेश की मनाही होगी। आर्टिकल 16 और 335 के अनुसार के बात करें 16 और 335 में ये बात कही गई है कि राज्य अथवा सरकार सार्वजनिक नौकरियों में हरिजन, पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों को उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें तथा उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित करें, जिसमें हम पढ़ते हैं समान अवसर की समानता की बात कही गई है आर्टिकल 16 में। आर्थिक समानता की बात करें तो इसमें जो है यानी किसी भी प्रकार की अर्थ के आधार पर लोगों के बीच में जो है भेदभाव न किया जाए, इसका उल्लेख हमें आर्टिकल 38 में,
आर्टिकल 41 में और आर्टिकल 43 में मिलेगा। और इसी प्रकार राजनीतिक न्याय जो है का तात्पर्य राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच मनमाने ढंग से भेदभाव का अभाव है। राज्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि राजनीतिक न्याय और राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों की राजनीतिक अधिकार मिले होते हैं, जैसे मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, आवेदन करने का अधिकार, सरकार के विरोध का अधिकार आदि। प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता को समुचित ढंग से उपभोग करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। और भारत में सभी अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। न्याय के सार्वभौमिक तत्व, इसमें हम ब्रैचेट के अनुसार देखते हैं। ब्रैचेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वह है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें इन्होंने न्याय के 5 तत्व बताए हैं। सत्य, मूल्यों के मौलिक क्रम की समानता, कानून के समक्ष समानता, प्रकृति की अनिवार्यताओं का सम्मान और स्वतंत्रता। सत्य यानी ट्रुथ, न्याय की व्यवस्था में तथ्यों की सत्यता का अत्यधिक महत्व होता है और सत्य की रक्षा करना न्याय का प्रमुख दायित्व है। ये इन्होंने पहला तत्व माना है। दूसरा है मूल्यों के मौलिक क्रम की समानता, यानी विभिन्न विवादों के संबंध में विचार करते समय न्याय की एक समान धारणा का ही प्रयोग किया जाता है। कानून के समक्ष समानता, हम अपने संविधान में भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। जब हम आर्टिकल 15 को पढ़ते हैं, जिसमें ये बातें कही गई है कि रंग, रूप, जाति, लिंग, धर्म किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब प्रकृति की अनिवार्यताओं का सम्मान, यानी जो कार्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर हो उन्हें करने के लिए व्यक्ति को विवश करना न्याय की भावना के विरुद्ध है। यही ये बात कहती है कि प्रकृति की अनिवार्यताओं का सम्मान। स्वतंत्रता उचित और सीमित प्रतिबंधों के अतिरिक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना भी अन्यायपूर्ण है। तो हालांकि हम स्वतंत्रता के बारे में विशेष रूप से पढ़ ही चुके हैं, तो ये कि उचित और सीमित प्रतिबंधों के अतिरिक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाना ही अन्यायपूर्ण है। तो हमने न्याय के सार्वभौमिक तत्व के बारे में जाना। तो हमने जो है न्याय के बारे में जाना। न्याय से संबंधित विचार, प्लेटो, अरस्तु, थॉमस एक्विनास और कैटिल के क्या विचार है न्याय से संबंधित। साल्मंड ने किस तरीके से न्याय के प्रकार बताए हैं। न्याय के अन्य प्रकार में हमने चीज़ों को देखा। और न्याय के जो सार्वभौमिक तत्व हैं, एक यूनिवर्सल एलिमेंट्स माने जाते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो अगले वीडियो में हम जो है न्याय से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसमें नाजिक का न्याय सिद्धांत और जॉन रॉल्स का बहुत ही फेमस न्याय से संबंधित सिद्धांत है सोशल जस्टिस, उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मीट अगेन, थैंक यू।